तो अभी तक हम लोगों ने सीआरपीसी में 2 बार बातें की है। पहली बार हमने आपको विश्वास दिलाया कि सीआरपीसी पढ़ना कितना सरल है। दूसरी बार मैंने आपको सीआरपीसी की संक्षिप्त कहानी बताई। मुझे लगता है इन बातों से पूरे देश को यह विश्वास हो गया होगा कि सीआरपीसी ही नहीं बल्कि लॉ के सभी विषय पढ़ना बहुत सरल है। मेरी बात आप लोग मानिए, कॉलेज कोई भी हो, विश्वविद्यालय कोई भी हो, शिक्षा अच्छी होनी चाहिए और इसी का लगातार प्रयास एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट अपने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से करना चाहता है और हम लोग भरसक प्रयास कर रहे हैं कि विधि को सर्वसाधारण के समझ हेतु हम बना सकें। इसी क्रम में फिर मैं आज आपसे बात करने आया। चलिए सीआरपीसी की चर्चा शुरू करते हैं। देखिए, सीआरपीसी जैसा आपने पढ़ा होगा, जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। हम लोग इसको कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 कहते हैं, यानी दंड प्रक्रिया संहिता 1973। लेकिन जब आप एक्ट देखने जाओगे तो उस पर लिखा होगा एक्ट नंबर 2 ऑफ 1974। देखो, लॉ के पढ़ने में बड़ा ध्यान रखना कि विल हैव टू रेज क्वेश्चंस एट राइट टाइम। सही समय पे सही प्रश्न का उठाया जाना बहुत आवश्यक है। अब मैंने ये प्रश्न सोचा कैसा क्यों होगा, तो इसका कारण साधारण है। देखिए, सीआरपीसी 1 अप्रैल 1974 से भारत में लागू हुआ। तो 1974 में ये लागू हुआ। 1974 में हमने इसको भारत में लागू किया और दूसरा एक्ट था 1974 के वर्ष का, इसलिए एक्ट नंबर 2 ऑफ 1974 ये हो गया। हालांकि 1973 में ही 41st लॉ कमीशन द्वारा ये पारित कर दिया गया था, प्रस्तुत कर दिया गया था। पारित तो आखिरकार पार्लियामेंट करती है, बट प्रस्तुत कर दिया गया था। अब आपके मन में एक और सवाल उठेगा, जब भी कोई चीज पढ़ते हैं तो पूछते हैं सवाल, और पूछना भी चाहिए कि भाई इसको लिखा कौन, इसकी रचना किसने की, इसका रचयिता कौन है। कोई किताब भी पढ़ते हैं तो पूछते हैं रचयिता कौन है। तो आपके मन में भी सवाल आएगा रचयिता कौन है। भाई मैं आपको बता दूं, इसके रचयिता श्री के सुंदरम, जिनकी अध्यक्षता में ये सीआरपीसी 41st लॉ कमीशन के रिपोर्ट द्वारा बनाई गई। उसके बाद इसमें श्री एस दौलत, श्री BN लोकूर, श्रीमती अन्ना चांडी और श्री S बालाकृष्णन, ये 5 लोगों ने मिलकर के इस सीआरपीसी की पूरी रिपोर्ट तैयार की 41st लॉ कमीशन के द्वारा और हमें समर्पित किया। और फिर पार्लियामेंट जैसा होता है, आप जानते हैं, लॉ बनाने की जो प्रक्रिया है उसके तहत ये लॉ बनता है। फिर राष्ट्रपति महोदय इस पर हस्ताक्षर करते हैं और ये लॉ लागू हो जाता है 1 अप्रैल 1974 से भारत में। अब जब ये सीआरपीसी हम पढ़ने जाते हैं तो कुछ बेसिक सवाल उठेंगे। जैसा मैंने पहले भी आपको कहा था कि जैसे ही सीआरपीसी की बात आती है, अपराध की बात आ जाती है, ऑफेंस, जो सेक्शन 2N में हमने डिफाइन भी किया है। आपको ध्यान होगा, शायद मैंने सेक्शन 2 आपको ध्यान कराया था। सेक्शन 2N में ऑफेंस की चर्चा आ जाती है। अब ये ऑफेंस देखिए, सीआरपीसी में जैसे ही आप बढ़ेंगे आगे की ओर, तो जैसे ही आप अपराध होता है, मैंने कहा था आप पुलिस के पास जाते हैं और पुलिस को बताते कि ऐसा ऐसा अपराध हुआ था, और पुलिस अपराध के अनुसार या तो FIR या NCR दर्ज करती है। FIR के बारे में आपको बताया था, प्रथम सूचना रिपोर्ट, और NCR नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट को कहते हैं, जो 155 में दाखिल होता है। FIR 154 में, आपको पता होगा। हालांकि FIR कहीं लिखा नहीं है सीआरपीसी में। हम लिखते क्या है, मतलब 154 में नहीं लिखा है, हम लिखते क्या है, प्रथम सूचना स्टेटमेंट, FIS, यानी प्रथम सूचना देते हैं। वो कथन होता है, लिखित या मौखिक, रिपोर्ट नहीं होता है। 154 में पुलिस अपना रिपोर्ट लिखती है, तो FIR का नाम दे दिया था। हालांकि है वो प्रथम सूचना संदेश। आप एक प्रकार से मैसेज दे रहे हैं पुलिस को। बात को ध्यान से समझिएगा, तर्क की बात है, समझ की बात है। लॉ तर्क और समझ पर आधारित विषय है, ये तथ्यों और केसेस का विषय नहीं है, जैसा कि भ्रांति फैलाई जाती है। बच्चे भी परेशान रहते हैं, कैसे याद करेंगे तथ्य को, कैसे याद करेंगे केस को। परेशान नहीं होना, आप मेरे साथ जुड़े रहिए, आप मैं सब कुछ बताऊंगा विस्तार से। क्लास भी शुरू कर रहे हैं हम लोग, आपको बताया था 10 मई से, आप परेशान बिल्कुल मत होइएगा। अब मैं आपको आगे की ओर ले चलता हूं। जैसे ही पुलिस वाले के पास पहुंचे, आप FIR NCR की चर्चा आ गई। अभी अभी मैंने आपसे चर्चा की। अब FIR किस में होगा, NCR किस में होगा, तो FIR संज्ञेय अपराध में होता है और NCR गैर संज्ञेय अपराध में होता है। अब आप पूछेंगे संज्ञेय अपराध क्या है, गैर संज्ञेय अपराध क्या है, तो इसकी कोई परिभाषा स्पष्ट रूप से नहीं दी जा सकती।
लेकिन आप जैसे ही हमारे अनुसूची 1 में सीआरपीसी में एक शेड्यूल है, शेड्यूल 1, जैसे ही आप वहां जाएंगे आप देखेंगे एक बड़ा सा फहरिस्त होगा, लिस्ट होगा। लिस्ट में 6 कॉलम है। फिर आप पूछेंगे 6 कॉलम है सर, आपको कैसे ध्यान है? देखिए, हर चीज को तर्क से पढ़ना है, दिमाग से पढ़ना है। जो ये भगवान ने हमें उपहार दे रखा है मस्तिष्क का, उसका प्रयोग सभी जगह करना है। तो जैसे ही मैं अनुसूची 1 देखता हूं, मैं 6 उसमें खंड दिख जाते हैं। अब आप पूछेंगे सर कैसे ध्यान करेंगे हम? आपको पता होना चाहिए कि भाई जब भी हम सीआरपीसी में अपराध की चर्चा करते हैं तो अपराध का मतलब होता है बेसिकली कि जो आईपीसी में आप धाराएं पढ़ते हैं, एक धारा पढ़ते हैं जिसमें कि डेफिनेशन लिखा रहता है, दूसरी धारा पढ़ते हैं जिसमें कि पनिशमेंट लिखा रहता है। आपको पता होना चाहिए डेफिनेशन सेक्शन में कोई चार्ज फ्रेम नहीं होता। आपने कभी नहीं सुना होगा कि मर्डर का चार्ज सेक्शन 300 में फ्रेम हो गया। नो 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 नो, मर्डर का चार्ज सेक्शन 302 में फ्रेम होता है। आप बात को समझिए। और सिर्फ जो मर्डर नहीं है, सिर्फ आपराधिक मानव वध है जो 299 में आ जाता है, जो मानव हत्या की श्रेणी में नहीं आता है, उसका चार्ज 304 में हम बनाते हैं आईपीसी के। तो इसका मतलब है चार्जिंग सेक्शन में ही पनिशमेंट होता है और चार्जिंग सेक्शन में ही अपराध होता है। अपराध की परिभाषा से आपको मतलब नहीं, आपको चार्जिंग सेक्शन और पनिशमेंट से मतलब है। अब जैसे ही आप सीआरपीसी के ये देखने जाएंगे अनुसूची 1 को, जहां मैंने कहा कि 6 कॉलम्स आपको दिखते हैं, तो सबसे पहले आपको अपराध की लिस्ट दिखेगी, सेक्शन नंबर सबसे पहले कॉलम में दिखेगा। तो 109 से अपराध शुरू होता है, तो 109 से शुरू होता है। अब बात को ध्यान समझिएगा, 108 तक की चर्चा नहीं, 108 तक की चर्चा नहीं, क्योंकि उसमें अपराध नहीं है, वो जनरल प्रिंसिपल्स है। तो अपराध जहां से शुरू हुआ वहां से अनुसूची 1 में सेक्शन शुरू हो गया। बहुत अच्छा। दूसरे में क्या लिखा है तो उसके बारे में थोड़ी सी परिभाषा लिखी है, थोड़ा स्पष्टीकरण लिखा है, थोड़ा नाम लिखा है उसका, ऐसा ही है। तीसरे में क्या लिखा है तो दंड लिखा है। अब जैसे ही हम दंड लिख देते हैं कि इसकी सजा 3 साल है, 5 साल है, 7 साल है, 10 साल है, तो उसके आधार पर निर्धारित होता है कि संज्ञेय होगा कि गैर संज्ञेय होगा। तो जनरली स्पीकिंग, साधारण तौर पे आपको बता दूं कि 3 साल से ज्यादा का जो अपराध है, दंड जिसका 3 साल या 3 साल से ज्यादा है, उसको हम लोग संज्ञेय अपराध कहते हैं। और जमानत में भी वही लागू होता है, जमानती गैर जमानती अपराध, आपको स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है, तो 3 साल या 3 साल से ज्यादा वाला संज्ञेय अपराध हो गया मोटे तौर पे। लेकिन उसकी सूची दी हुई कौन कौन से कॉग्निजेबल है, नॉन कॉग्निजेबल। अब आप बोलेंगे सर ये कैसे याद रहेगा कि चौथे में कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल लिखा है? तो मैं आपको इसका भी कारण बता दूं। हर चीज में कार्य कारण है, एवरीवेयर देयर इज कॉज एंड इफेक्ट। बिना कारण के कुछ नहीं होता। इस सृष्टि की रचना भी कारण से ही हुई थी। मैं भी किसी कारण से ही आपके समक्ष आया हूं, आप भी किसी कारण से ही मुझे सुन रहे हैं। तो चौथे में इसलिए हमने लिखा है कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल कि सबसे पहले अपराध जब होता है तो पुलिस अपनी कार्रवाई शुरू करती है। तो कार्रवाई पुलिस की क्या होगी, ये निर्धारण होगा इस बात पर कि अपराध संज्ञेय या गैर संज्ञेय। यदि संज्ञेय अपराध है तो पुलिस को इन्वेस्टिगेशन का उसमें पावर है, पुलिस खुद से उसमें इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, पुलिस को अरेस्ट का पावर है, पुलिस इसकी गिरफ्तार भी कर सकती है, अन्वेषण तो कर ही सकती है, गिरफ्तार भी कर सकती है। आप बात को समझेंगे। यदि ये गैर संज्ञेय अपराध है तो पुलिस खुद से ना तो आपको अरेस्ट कर सकती है, ना उसमें ना अन्वेषण कर सकती है, इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। उसके लिए उसको मजिस्ट्रेट से आदेश लेना होगा। बात को ध्यान से समझेंगे। कभी कभी ऐसी भी परिस्थिति हो जाएगी दोस्तों जिसमें संज्ञेय और गैर संज्ञेय अपराध दोनों मिले होंगे। अब आप कहेंगे यदि दोनों मिले हो तो क्या प्रक्रिया होनी चाहिए सर? देखिए, बात को गहराई से समझिए। तो मैं कहूंगा दोस्त उसमें ये संज्ञेय की श्रेणी में आएगी, ये संज्ञेय केसेस कहलाएंगे। इसीलिए आप 154 में देखेंगे तो लिखा होगा नाउ इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केसेस, हेडिंग जो दिया है उसका, लेकिन अंदर में ऑफेंस लिखा है, लेकिन जो हेडिंग पढ़ेंगे उसमें लिखा होगा कॉग्निजेबल केसेस। तो कॉग्निजेबल केस का मतलब है इसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस दोनों कॉग्निजेबल केस हो गए, क्योंकि उसको हम कॉग्निजेबल ऑफेंस कह नहीं सकते, उसमें नॉन कॉग्निजेबल भी है। एक अपराध कॉग्निजेबल है एक ही केस में और दूसरा नॉन कॉग्निजेबल है। अब बात को ध्यान से समझिएगा। तो नॉन कॉग्निजेबल कॉग्निजेबल दोनों ऑफेंसेस हैं, तो उसको हम लोग कॉग्निजेबल केस का नाम देते हैं।
तो इस कॉग्निजेबल केस में भी प्रक्रिया यही होगी, आप एफआईआर रजिस्टर करेंगे, पुलिस अपना अन्वेषण कर सकती है, पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। आगे बढ़ते हैं, जब पुलिस आपको गिरफ्तार कर लेती है या ये प्रक्रिया हो जाती है, आप समझ लेते हैं, अब दूसरी प्रक्रिया आएगी। जब गिरफ्तार हो जाते हैं तो उसमें प्रश्न उठेगा कि भाई ये बेलेबल है, नॉन बेलेबल है, जमानती है, गैर जमानती। तो अब देखिए 5वें कॉलम में ये बात लिखी है, कितना सिलसिलेवार है, तर्क पे आधारित है। लोग रटना चाहते हैं, मैं तर्क सिखाता हूं। इसीलिए मैंने कहा कॉलेज कोई भी हो, विश्वविद्यालय कोई भी हो, शिक्षा अच्छी होनी चाहिए। मैं बार बार इस बात पर बल दे रहा हूं, शिक्षा अच्छी होनी चाहिए। तो अब आप 5वां कॉलम पढ़ते हैं, देखते हैं वहां लिखा है जमानती, गैर जमानती। जमानती वो होंगे जिनकी सजा 3 साल से कम है, और गैर जमानती में 3 और 3 वर्ष से ऊपर के। एक साधारण वर्गीकरण का आधार है, कोई ये ऐसा है नहीं लॉ में, बट साधारणतः ऐसा ही होता है। जब ये प्रक्रिया हो जाएगी, अब आप प्रश्न आएगा कि साहब अपराध का अन्वेषण हो गया और रिपोर्ट दाखिल हो गई, तो जज साहब उस पर कॉग्निजेंस लेंगे और उस पर कार्रवाई आगे की चलेगी, ट्रायल चलेगी। तो कौन सा जज ट्रायल करेगा, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि केस कितना गंभीर है। तो अब देखिए, आप 6ठे कॉलम में लिखा होगा ट्रायबल बाय विच मैजिस्ट्रेट। तो देखिए कितने सिलसिलेवार ढंग से अपराधों के बारे में हमने अनुसूची 1 में इन 6 कॉलम्स में बताया है, और कुछ भी नहीं रटना है हमें। तो हमें पता चल गया कि संज्ञेय अपराध कौन से हैं, गैर संज्ञेय अपराध कौन से हैं, न जमानती अपराध कौन से हैं, गैर जमानती अपराध कौन से हैं। उसके लिए हम अनुसूची 1 का सहारा लेते हैं, लेकिन साधारण तौर पे 3 साल का एक थ्रेशोल्ड है, जिसमें कम वाले इधर और ज्यादा वाले उधर। संज्ञेय और गैर जमानती अपराध 3 साल, 3 साल से ऊपर, और गैर संज्ञेय और गैर जमानती अपराध 3 साल से नीचे। अब आपने ये समझ लिया। अब आप पूछेंगे साहब ट्रायल के लिए समन्स केस और वारंट केस भी होते हैं, यानी कौन से ऑफेंस समन्स में आएंगे, कौन से ऑफेंस वारंट में आएंगे। तो देखिए आपके सीआरपीसी में सेक्शन 2 में इस बात की चर्चा लिखी है 2W में और 2X में। समन्स की बात 2W में है और वारंट की बात 2X में है। मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था शायद कि साहब किस प्रकार से इसको ध्यान करेंगे, तो ध्यान रखिएगा। नाउ अब 2W को देखने जाएंगे तो उसमें लिखा है साहब जो 2 साल वाला है, 2 साल से नीचे है, वो समन्स है। एस फॉर समन्स, एस फॉर सेकंड। तो 2 साल वाला वो जो है समन्स केस में आ गया, और उससे ऊपर वाला वारंट में चला। बहुत सरल है ध्यान करना, बहुत सरल है ध्यान करना। जो समन्स नहीं है वो वारंट है। तो वारंट केसेस में ट्रायल या तो सेशन होगा या वारंट होगा, यानी थोड़े बड़े जज करेंगे, और इन समन्स केसेस में थोड़े छोटे जज करेंगे। समन्स केस में समरी भी आता है, समन्स भी आता है, आप जानते होंगे, आपने पढ़ा होगा हमारे सीआरपीसी में इससे संबंधित अध्याय 18, 19, 20, 21 हैं। तो देखिए ये अपराधों का वर्गीकरण है। तो अभी तक आपने क्या क्या समझा कि सीआरपीसी की रचना किसने की, सीआरपीसी की रचना कब हुई, सीआरपीसी में किन अपराधों की बात है, ये सब चीजें आपको स्पष्ट होनी चाहिए। नहीं है तो थोड़ा मत डायरेक्ट पढ़िएगा, समझिएगा। देखिए जो सीआरपीसी है ना, बेसिकली ये प्रोसीजरल लॉ है, नाम ही लिखा है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। तो बेसिकली ये प्रोसीजरल लॉ और प्रोसीजर तब आता है जब अपराध हो जाता है, लेकिन कुछ प्रोविजंस इसके सब्सटेंटिव भी है। तो बेसिक नेचर सीआरपीसी का है कि ये प्रक्रिया विधि है, लेकिन कुछ प्रोविजंस इसके सब्सटेंटिव भी हैं ना, वो प्रोसीजरल नहीं है। जैसे कि वो आपको अधिकार देते हैं, सब्सटेंटिव प्रोविजंस वो प्रोविजंस हैं जिनमें राइट ड्यूटीज की चर्चा है। जैसे आप देखो मेंटेनेंस का अधिकार मांगना, आपके चैप्टर 9 ऑफ सीआरपीसी में लिखा है, सेक्शन 125 से 128 पढ़ा होगा आपने, नहीं जानते तो जान लीजिए। अब वो सब्सटेंटिव प्रोविजन है, उसमें आपको अधिकार दिया गया है कि आप इस चीज की मांग कर सकते हैं। तो ऐसे कई सब्सटेंटिव, जैसे अपील का अधिकार सब्सटेंटिव प्रोविजन है, आपको अपील का अधिकार, कोई अपील का अधिकार आपको नहीं होगा यदि आपके एक्ट में ना लिखा हो। तो अपील का अधिकार आपको ये ना सीआरपीसी प्रदान करता, अधिकार प्रदान करता है, इसलिए हम इसको सब्सटेंटिव प्रोविजन कहते हैं। तो सीआरपीसी बेसिकली प्रोसीजरल लॉ है, बट इसमें कुछ सब्सटेंटिव प्रोविजन भी हैं। अभी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा पढ़ते वक्त जानना कौन कौन से प्रोविजन सब्सटेंटिव हैं और कौन कौन से नहीं है, बाकी तो सब प्रोसीजरल है। हमने आपको पिछली बार बताया था कि सीआरपीसी में 37 अध्याय हैं, 484 धाराएं दिखती है, हालांकि कई सारी चीजें जुड़ गई, जैसे 21A जुड़ गया, उसी प्रकार से कई सारी धाराएं जुड़ गई, कई सारी बातें जुड़ गई। तो चलिए इसी पे हम लोग चर्चा आगे जारी रखेंगे, बट मेरा आपसे एक विशेष आग्रह है।
विशेष निवेदन है। दोस्तों, इस बात को कि लॉ पढ़ना, विधि पढ़ना इतना सरल हो सकता है, हमें पूरे देश में पहुंचाना है, जन जन तक ले जाना है। हर गांव, हर शहर, हर नगर, हर विश्वविद्यालय, हर लॉ के विद्यालय में ये बात पहुंचनी चाहिए। ये मेरी आपसे विशेष विनती है, ये आपसे मेरा विशेष आग्रह है। आप इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और हिंदी के सभी विद्यार्थियों को बताइए। इलाहाबाद के बच्चे हों या पटना के बच्चे हों या भागलपुर के बच्चे हों या वो जयपुर के बच्चे हों या देहरादून में आप पढ़ते हों या गुजरात में रहते हों या आप एमपी के हों या छत्तीसगढ़ के हों, मेरी सेवा सबको उपलब्ध है यूट्यूब माध्यम से। आप हमारा एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट जो अंग्रेजी का यूट्यूब चैनल है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। उस पर बहुत सारी बातें आती रहती है, हर दिन लीगल न्यूज व्यूज आते रहते हैं। हमारा फेसबुक है, हमारा सोशल मीडिया अकाउंट है टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर, और हमारा लॉ पाठशाला ये विशेष चैनल है जो हिंदी के विद्यार्थियों के लिए समर्पित है। और हम अपनी सेवा लगातार आपको इसी प्रकार देते रहेंगे, बताते रहेंगे, समझाते रहेंगे। इसी क्रम में देखिए हमने क्लास भी शुरू करने का प्रण किया है, निर्णय किया है। 10 मई से करने जा रहे हैं हम लोग दिल्ली में अपना क्लास शुरू। और आपको पता है कि हम बैरक भी लिख रहे हैं। अभी साक्ष्य अधिनियम का हमने बैरक लिख दिया हिंदी में, अब हम अन्य बैरक लिख रहे हैं। भारतीय दंड संहिता सबसे पहले आने वाली है बैरक, तब हमारी तो भारतीय दंड संहिता के हमने बैरक लिख दी है। हम उसका मटेरियल भी बना रहे हैं। हम क्लास में आपको मटेरियल भी धीरे धीरे करके देंगे। हम अन्य सुविधाएं भी आपको उपलब्ध कराएंगे। बट हमसे जुड़िए, हमें बताइए हम क्या कर सकते हैं आपके लिए और अच्छा। मैं तो बहुत अच्छा करने का प्रयास करूंगा, लेकिन थोड़ी आपसे भी उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर कल मिलते हैं नए सीरीज के साथ।